ठीक है, ये फर्स्ट आवाज कट क्वेश्चन रही था है सर। है ना। हाँ, और वॉइस क्लियर है ना बिल्कुल। सर वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं है सर, अनकट कट हो रही है मतलब। हो रही है तो देखो क्लियर हो जाएगा, नेटवर्क इश्यू हो सकता है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ओके है, सर। फर्स्ट माइक थोड़ा कर लेते हैं आप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h of to which will it will rise before falling back is given by u by g u square by 2g u square by g यू स्क्वायर बाय टू जी, यू स्क्वायर u बाय टू square by जी। 2g। तो डिराइव करने की जरूरत तो नहीं है ना इसमें। और सर वो बोलता है कि ऊपर से नीचे आना है तो क्या होता? ऊपर से नीचे क्या है, हाइट तो सेम ही रहेगी। अगर आप मैक्सिमम हाइट मान लो 100 मीटर निकाली, तो ऊपर से नीचे भी 100 मीटर ही चलेगा तो, है ना। कैसे सर किया होगा आपने क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं अपन कि इस तरह वी से। स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ, एक बार यू देख स्क्वायर लेते हैं। प्लस टू मान जी लो एच। आपने हाँ एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करा तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी u हो गई। अब जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा, h क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। अब यस ये सर। मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर होगा। और प्लस जी लेंगे या माइनस जी लेंगे, तो अपन क्या लेंगे, माइनस जी। माइनस जी क्यों लेंगे, क्योंकि जो बॉडी है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स काम कैसा कर लग रहा रही है है। इसमें, डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, तो डी एक्सेलरेट होगी, इसलिए माइनस जी लगा देंगे। और एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे अपन, वो क्या है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू प्लस टू एस। एस। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई आपकी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू स्क्वायर है प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, और हाइट कितनी है, एच। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एच इजिकल टू कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। टू जी। ठीक है, और तो सर ये वो बोलता है कि ऊपर से नीचे आना है ऑब्जेक्ट को तो कितना होता है, तो हाँ यू ऊपर स्क्वायर से बाय नीचे टू भी जी इंटू निकाल टू। सकते हैं अपन। देखो ऊपर से अगर ये नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, है ना, तो अभी मान लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, एच है। तो आप जो ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल यस वेलोसिटी सर। कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और इस केस में भी मान लो आपको अगर नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन प्लस जी हो जाएगा। पॉजिटिव। हाँ, आप यस हाइट वाला सर। फॉर्मूला लगाओ। तो टाइम तो दिया ही नहीं हुआ इसने, तो वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे अपन। ठीक है, इसमें आपको फाइनल यस वेलोसिटी सर। पता होनी चाहिए अभी। तो फाइनल वेलोसिटी तो आपकी वी स्क्वायर हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और ये प्लस 2gh हो जाएगा। तो उस केस में h जो निकालोगे आप, h इजिकल टू क्या होगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो नीचे आ रहा है फ्री फॉल के केस में, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला लगाओगे वी स्क्वायर बाय 2g। और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये लगा दो यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, समझ में आ और गया। सर मान लो उसने टोटल बोल दिया कि कितना हुआ टोटल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हाइट तो तो सेम ही अपन। रहेगी ना, हाइट तो सेम ही यस सर। रहेगी, हाइट थोड़ी चेंज होगी। अगर कोई बिल्डिंग हाँ 100 मीटर गया की सर है समझ में, यस है सर। ना, बिल्डिंग अगर 100 मीटर की है तो उतनी रहेगी ना, चेंज थोड़ी होगा। ठीक है, तो एक तो ये यस क्वेश्चन सर। आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सर मोर देन। हम्म, ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। सर तो ये सेम एज ऑन द अर्थ। सर सेकंड का प्लेन, सेम। हाँ रीड कर लो जब तक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है। सर सेम एज ऑन द अर्थ। हाँ ठीक है, इसमें दिया क्योंकि हुआ है सर द मास। ग्रेविटेशनल तो हाँ द मास कांस्टेंट ऑफ, है ना एक सर, बार रीड कर ग्रेविटेशनल लेते हैं अपन। कांस्टेंट। द मास ऑफ मून इज अबाउट 0.012 टाइम्स ऑफ that of Earth, and its diameter is about 0.25 times that of Earth. The value of G, the value of G on the moon, तो G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो चेंज कांस्टेंट है। नहीं रहता, वो जो है वही वैल्यू उसकी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं ऑप्शंस होता दे है। रखे हैं आपको, तो सेम है, सी ऑप्शन यस आ सर। जाएगा। सेकंड वाले का क्या होगा ऑप्शन आपके, सी। तो सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन, थर्ड यस विजुअल है सर। आपको, है ना। थर्ड में दे रखा द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ सर मून। लेस देन ऑन द अर्थ। हाँ, इज लेस लेस देन देन। डेट ऑन दैट। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, क्या होता है, लेस देन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो इसको, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको वैल्यू बता दूंगा मैं इसके, है ना, मूव पर देखते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है ये, द the atmosphere consisting of a large number of gases
इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, तो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है, तो उन पार्टिकल्स पर क्या लगता है, ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटी की वजह से ही जो है क्या होता है, द एटमॉस्फेयर किसकी वजह से, द एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस इज हेल्ड टू द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उन पे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसलिए जो अर्थ के पास का एटमॉस्फेयर वो ज्यादा डेंसर होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जो है डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। तो ये बस मैंने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए थे आपको 9th के हिसाब से। अब ये दे रखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस, तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इन्होंने दिया है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस, तो यूनिट पॉइंट मासेस मतलब उनका मास क्या है, 1 kg, यूनिट पॉइंट यस सर। मासेस का मतलब उनका मास क्या है, 1 kg है, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, माने कि r इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 1 मीटर दे रखा है, तो इसमें सब जगह 1 रख देंगे तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फोर्स है ये किसके बराबर हुआ, आपके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ से, डी, हाँ ठीक है, सर। यहाँ से आंसर क्या बनेगा आपका, डी बनेगा, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो सर जाएगा मेरे आपका। शुरू तो सारे सर, शुरू तो 4-5 तो 7-8 तो शुरू के सारे सही थे, उसके बाद गलत निकले मेरे। तो मैंने बिल्कुल बेसिक पेपर दिया था 11 वाला, है ना, बेटा सर बिल्कुल जीरो। बेसिक पेपर था। अब ये दे रखा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द जीरो। अर्थ ऑफ रेडियस आर, तो इसमें जरूरी नहीं है आप जीरो। फॉर्मूला याद रखो, बट फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है तो याद रख लेना, जी डी इज इक्वल टू जी 1 - d/r, ये डेप्थ के साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस तरह से चेंज होती है, तो एट द सेंटर ऑफ सर अर्थ जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी, तो इस फॉर्मूले से आपके पास जी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, और वेट जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो सर वेट हर्षित कितना आ के यहाँ जाएगा, से कुछ 0। मतलब लाइक अनवॉइस, मतलब सर लाइक थोड़ा आपको सा आवाज। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था आपको फिफ्थ वाला एक बार बता दो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये सर। अच्छा ठीक है, ये वाला आया नहीं आया ये बताओ, ये तो ठीक है, इसका आंसर कितना हाँ आएगा, जी। 0, ठीक है, जीरो। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, फिफ्थ में क्या है, देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ये है द फोर्स, अच्छा अभी सॉल्व किया था ना इसको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमारे जो यस सर। फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या है, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ये कह रहा है पॉइंट मासेस है, पॉइंट मासेस होते हैं जिनका की मास क्या होता है, 1 kg होता है, तो m1 इजिकल टू m2 ये 1 kg हो गया, यूनिट डिस्टेंस पर है, तो यानी उनके बीच के डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर, आर इजिकल टू कितना हो गया, 1 मीटर, ये वैल्यू आप जब यहाँ रखोगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी के बराबर आ जाएगी, ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स किसके बराबर आ रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे सिक्स्थ वाला हो ही गया, यस सर। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेवेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेवेंथ में दिया है कि द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड, इसमें बताना है हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट, have different accelerations, experience forces of same magnitude, undergo a change in their inertia। तो देखो मून पर भी जो स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है, ठीक है, या ये मैं कह सकता हूँ कि मून के लिए कह रहा था जी ऑफ मून इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ मून डिवाइड बाय आर ऑफ मून का स्क्वायर, तो जो भी हो मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून, अब उससे आपको नहीं जाना उसमें, बट आप भी देखो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट, उसके मास पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, the gravitational acceleration does not depend on the mass of the falling object, जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके मास पर ये डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, तो इस वजह से अगर ये कहता कि उनकी सेम एक्सेलरेशन होती, तो अगर इसमें एक ऑप्शन ऐसा होता कि भाई सेम एक्सेलरेशन होगी तो वो वाला करेक्ट, वो भी करेक्ट होता, पर इसमें क्या दे रखा है कि डिफरेंट एक्सेलरेशन है ना, फिर इधर का एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑफ, ये भी फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड तो हो नहीं सकता, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर में तो मास आ रहा है उस ऑब्जेक्ट का, और मास जो है दोनों के अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है,
तो सेम तो फोर्स लग नहीं सकता उनका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ए, हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो रीजन क्या रहेगा इसके आंसर का, रीजन ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो फ्रीली फॉल और ये बॉडी उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इस वजह से दे हैव द सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। अगर ये लिखता कि भाई सेम एक्सेलरेशन होगी तो वो भी करेक्ट होता, पर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ऐसा, यहाँ लिखा हुआ है हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस, तो इस वजह से वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और इस सी भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि मास अलग अलग है दोनों के, तो सेम फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स तो जो है बॉडी के दोनों बॉडीज के मासेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से जो सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपके, जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। सेवेंथ के बाद एट्थ क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, the value of acceleration due to gravity of earth is the same on equator and pole, तो ये तो हमने कराई है, ठीक है। कि रेडियस ऑफ पोल जो होगी, रेडियस ऑफ पोल जो होती है वो लेस देन होती है रेडियस ऑफ इक्वेटर, इसलिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है पोल पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वेटर पे, कौन ज्यादा होगा इसमें से, बोलो। सर पोल्स पे ज्यादा होगा। पोल पे ज्यादा होगा ना सर, रेडियस कम है तो। हाँ रेडियस कम है तो वेरी गुड। ये क्या होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो g जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, तो जहां पर रेडियस कम है वहां पर g क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो रेडियस कम कहाँ पर होगी, पोल पे, तो पोल पे रेडियस कम है, ठीक है, रेडियस यानी, ठीक है, पोल पर जो है वो रेडियस कम है, तो पोल पे रेडियस कम है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा बताओ, बी सी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो इज सेम, ये तो गलत हो गया, इज लीस्ट ये भी गलत हो गया, इज लीस्ट सी आंसर आएगा, इक्वेटर पे कम होगी, ठीक है, समझ में आ गया। ये आगे सर चले, कल से अपन लोग हर एक चैप्टर शुरू से उठा के कंप्लीट कर लेंगे ना रिवीजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल से स्टार्ट करते हैं, है ना, ठीक है। सर कितने दिन में हो जाएगा? अगर अपन टेस्ट भी लेंगे तो टेस्ट लेंगे तो उसमें थोड़ा दिन लगेगा, वो तो टारगेट करके चलेंगे, उस हिसाब से देखेंगे, कंटेंट पे डिपेंड करता है, कंटेंट कितना करते हैं अपन। अगर कंटेंट अगर स्कूल लेवल जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेंगे लीड के, हो जाएगा। आज तो वैसे कितनी 23 है, कोशिश करूंगा। पेपर किस दिन है आपका, पहला पेपर कब है? सर 6th of March। 6th of March। देखते हैं 1 वीक में कराने का, जैसे आज ट्यूसडे तो अगले उसमें नेक्स्ट वीक वेडनेसडे तक कोशिश करेंगे हो जाए, ठीक है। यस सर। अच्छा इसका बताओ, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका आंसर क्या आएगा? सर डी इज द आंसर, सर डी। वेरी गुड, है ना सर ऑप्शन नंबर डी। हाँ ये बिल्कुल बेसिक पेपर दिया है मैंने आपको, आपके जो आप प्रिपेयर कर रहे हो ना अपने एनुअल एग्जाम के लिए, उसके लिए दिया है पेपर। अच्छा इसको देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर कर लेना। इसमें दिया हुआ है टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इफ कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज्ड, यानी कि जो उनके बीच की डिस्टेंस है, मान लो आर डिस्टेंस मान लेते हैं अपन डी है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो क्या है, डी है, तो डी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब d1 इज इक्वल टू d2 है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। फिर आगे दिया हुआ है द मास ऑफ ईच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज डबल्ड, डबल्ड मतलब पहले मान लो उसके मास क्या थे, m1 थे और m2 थे, तो बाद में मास क्या करे, डबल कर दिए, तो बाद में कितने कर दिए, मान लो 2m1 और कितना कर दिया, 2m1 2m2, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं F1 निकालूं तो F1 बराबर तो क्या जाएगा, G m1 m2 डिवाइड बाय d1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। और F2 अगर मैं निकालना चाहूं तो F2 क्या आएगा, G m1 मतलब कितना आएगा 2m1 और m2 मतलब कितना आएगा 2m2, ठीक है। और डिस्टेंस में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो ये तो d2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो ये 2 2 4 अपन बाहर ले लेते हैं यहाँ से, तो ये F2 आ गया, और ये 2 और ये 2 2 2 4 4 बाहर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 4 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, G m1 m2, और देखो d2 की वैल्यू तो d1 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिख दें, d1 का स्क्वायर, तो ये जो आया G m1 m2 अपन d1 स्क्वायर, ये किसके बराबर है, F1 के बराबर है। हाँ वेरी गुड, तो ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ F1 आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? सर इसको एक बार और बता दो।
हाँ देखो इसमें क्या है कि डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रही, वो कह रहा है तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो d1 की वैल्यू d2 के बराबर, ये डिस्टेंस अपन ने ले ली दोनों पार्टिकल्स के बीच की, ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो d1 इक्वल टू d2 कर दिया। आगे मासेस, शुरू के मासेस, इनिशियल मासेस मान लो m1 m2 है। अब उन्होंने कहा सेकंड केस में क्या करा, मास डबल कर दिया, तो m1 का तो हो गया 2m1 और m2 का क्या हो गया 2m2। अब इस केस में अगर आप फोर्स निकालोगे ना F1 तो क्या आएगा g m1 Yes, m2 sir. अपॉन d1 स्क्वायर आएगा, और F2 निकालोगे तो g m1 m2, m1 की जगह 2m1 और ये 2m2 और डिवाइड बाय d2 का स्क्वायर। अब ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 तो बाहर आ जाएगा, और g m1 m2 अपॉन d2 की वैल्यू किसके बराबर है, d1 के बराबर है, तो ये d1 का स्क्वायर आ गया। तो ये क्वांटिटी तो इस इधर से आप देखो यहाँ से ये क्वांटिटी तो F1 के बराबर है, तो यहाँ पर F1 रख दो तो ये क्या आ गया 4 टाइम्स F1 आ गया। आया समझ में? तो कितना आंसर Yes, आ sir, जाएगा आ गया। इसका, 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा दें, है ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि Sir, option इधर number D correct है। इसका क्या करेक्ट आ रहा है, डी इज ऑफ द सेम वैल्यू रिस्पेक्टिव Yes, ऑफ sir. द प्लेस ऑफ, Sir. है ना। बस इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आप अपने सिर्फ एनुअल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसी तरीके के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये 14th का आंसर आपने बता ही दिया, बिल्कुल करेक्ट है, डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Sir, इसका 12 भी D क्वेश्चन। ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही करेक्ट है? आया नहीं मेरे को Option हाँ सर। D. बेटा, बिल्कुल बिल्कुल इसको करते हैं अपन, देखो आप, है ना, इसको करते हैं। तो देखो यहाँ दे रखा है द ग्रेविटेशनल सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एक्स, ठीक है, कीपिंग द मासेस ऑफ द, तो हम पहले बना लेते हैं इसको कि मान लो ये मासेस है, यहाँ पर ये m1 मास है और दूसरा जो मास है वो क्या है m2 है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है d1 है। तो इस केस में अगर मैं F1 निकालना चाहूँ तो F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, g m1 m2 डिवाइड बाय d1 का स्क्वायर आएगा, सही है कि नहीं है। और ये कह रहे हैं कि ये जो यस वैल्यू है सर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज x, तो ये वैल्यू x के बराबर है, ये अपना तो पहला केस तो ये आ गया, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब ये कह रहा है कीपिंग यस द सर। मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट अनचेंज, तो मासेस तो वो m1 m2 ही रख रहा है, पर क्या कह रहा है ये इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज हाफ, तो डिस्टेंस हाफ कर दी, यानी कि d2 की वैल्यू क्या होगी, d1/2 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी चिन्ह में, ठीक है, यही कह रहा है ना यस ये सर। कि अब की बार जो यस डिस्टेंस है वो सर। क्या है, पहले वाली की आधी है, हाफ है। तो अब इस केस में अगर मैं F2 निकालूंगा तो F2 का फॉर्मूला क्या आएगा, g m1 m2, क्योंकि मास तो चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है, हाँ डिवाइड बाय अपॉन। d2 का स्क्वायर, यस सर। ठीक है। अब d2 की जगह क्या करेंगे अपन, d2 की जगह F2 इज इक्वल टू D1 g, रख देंगे। हाँ d2 m1 m2, और d2 की जगह क्या रख दो, d1/2 रख दो, तो d1/2 का स्क्वायर कर दो, तो देखो g m1 m2 डिवाइड बाय d1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 2 जा 4 जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी है g m1 m2 अपॉन d1 स्क्वायर, हाँ g सर। m1 ये सर किसके मैंने ना बराबर है? एक छोटी सी गलती करी। हाँ नहीं, सर ये मैंने क्या पेपर, करा, ये ना। हाँ सर। बोलो सर बताओ कर दो जल्दी आप बताओ। एक्सप्लेन। हाँ मैं ऐसे कह रहा हूँ, बस अब कुछ नहीं करना आपको, ये जी m1 m2 अपन d1 स्क्वायर किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये आपका 4x आ जाएगा, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। बोलो क्या बता रहे हो, कुछ बता रहे थे? सर मैंने क्या करा था, ये ना ऐसे d1/d मतलब d1/2 का होल स्क्वायर है ना, तो d1/4 तो करा था, लेकिन है ना सर मैंने 1/4 कॉमन ले लिया फिर उसमें, और मैंने सोचा ये तो मेरा 1x/4 आ रहा था आंसर। अच्छा, तो ये ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, बिल्कुल बेसिक पेपर है, बट इनकी प्रैक्टिस जरूर करना है। यस सर। अब नेक्स्ट इसके बाद वाले का आंसर बता दो, विजिबल भी हो रहा है इसके नीचे वाला, ऑप्शन नंबर D. डी आएगा सर, इसका, इसका भी डी है। सर इसका सर डी। आपसे एक चीज पूछनी है मुझे। सर अगर एग्जाम में आ गया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों होता है उसको प्रूव करो, तो फिर अपन हाँ कैसे तो प्रूव सर, करेंगे? तो आप ऐसे लिखना कि द लॉ ऑफ न्यूटन, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। तो जो दोनों जो भी दो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे तो किससे अट्रैक्ट करेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो ये तो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, बस आपको स्टेटमेंट लिखना है उसका, स्टेटमेंट लिखते ही आपका प्रूफ हो जाएगा।
सर अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ थर्ड मोशन, लॉ, सो दे बोथ फोर्सेस आर इक्वल। हाँ इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। यस सर। हाँ और बताओ एंजल क्या पूछ रहे हो, बताओ। सर मैं बोल रही थी आप रिकॉर्डिंग भेज देना, मैंने अभी हाँ ज्वाइन बिल्कुल, करी है। इस वाले की तो मैं कर दूंगा मैं, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, बाकी थोड़े अच्छे क्वेश्चंस और आ रहे हैं। तो मैंने जो आपसे कहा है ऑप्शन ध्यान सी, रखना, ठीक है। इसका बता दो, चलो इसका क्या आंसर आएगा। ऑप्शन सी। सी, ऑप्शन सी। ये कौन सा सर होता है, ऑप्शन सी, केपलर का कौन सा लॉ है ये, थर्ड थर्ड लॉ, थर्ड थर्ड लॉ थर्ड है, द लॉ ऑफ लॉ मोशन, सब पीरियड्स वाला। सर लॉ मतलब ऑफ क्या पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन 15th क्वेश्चन, ठीक है। सर ये वाला एक्सप्लेन कर दो। हाँ सर, तो इसका क्या m रेज़ टू द पावर 1 आएगा आंसर। 15th हाँ सर क्वेश्चन है इसका ना ये, 1 आएगा ना। इसका सर एक ये सेकेंड, एस्केप वेलोसिटी तो रॉकेट, इसके बाद ये 16th क्वेश्चन है, सर इसमें बी 16। ऑप्शन करेक्ट है, 44.3। अच्छा सॉल्व हो गया था यस सबसे सर। वाला, ये हाँ सर, ये सर हो गया बहुत था ये तो। इजी था। इजी है ना, वही फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूला आता ही है, ये सर ठीक है। तो सर v u इक्वल्स टू अंडर रूट u 2। इज इक्वल्स टू रूट 2 जी एच। हाँ वो लगाना है, यस ठीक है। सर। तो 44.3 आएगा ये, तो इसका करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये वाला समझा दो। हाँ बिल्कुल, ये देखो, सर इसका ये 10 रेज़ टू द पावर -8 आएगा क्या। एक बार देख लेते हैं बेटा, है ना। देखो क्या दे रखा है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी साइज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो देखो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी साइज दे रखा है, तो अपन ये ले लेते हैं कि भाई m1 और m2 जो है वो क्या है, 1 किलोग्राम के इक्वल है, ये ले लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस उनके बीच की 1 मीटर दे रखी है आपको, डिस्टेंस कितनी दे रखी है उनके बीच की, 1 मीटर दे रखी है। अब इसने पूछा है ऑर्डर पूछा हुआ है, यानी कितना पावर आएगा, बस ये पूछा हुआ है। 17 क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे सिर्फ ये पूछा है कि कितनी पावर आएगी उसकी, तो कितनी पावर आएगी आपके फॉर्मूले में वैल्यू रख लो आप। फॉर्मूला है ना आपके पास, F इजिकल टू GM1 M2/R²। उसमें देखो 10 की पावर कितनी आ रही है, -8 आ रही है सर। -8 आ रही है। चलो एक बार देख लेते हैं। तो फॉर्मूला आप लिखोगे कि भाई F इजिकल टू GM1 M2/R² लगाओगे, ठीक है। तो हमने तो ये तो 1 मान ही लिया और ये भी 1 मान लिया, तो F की वैल्यू G के ही बराबर आ जाएगी। और G कितना है, 6.67 × 10⁻11 है कि नहीं है। तो 10 की पावर कितनी आ रही है इसमें, देखो आप, -11 आ रही है सर। -11 आ रही है ना, तो क्या आंसर आएगा इसका, ये सर पर डी। इसमें दे रखा है -8, मैंने भी -11 टिक करा था। अरे वो शायद हो सकता है रॉन्ग। 17th क्वेश्चन है ना ये, 17th का डी ये करेक्ट सर है। कुछ क्या है बुक में आंसर भी गलत कर डी रखे ऑप्शन करेक्ट है ना सर। हैं। हाँ डी ऑप्शन सही है इसका, 10⁻11 है, ठीक है। आया समझ में। ये सर। हाँ आगे बढ़ते हैं इसमें। सर ये वाला भी बता दो आप, हाँ क्योंकि सॉल्व, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट है ना। मैंने डी करा था और इसने सी बताया। हाँ वो कुछ कुछ क्वेश्चन है जिनमें आंसर की मिस्टेक हो जाती है। इसमें दे रखा है हाइपो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं भाई, है ना, आपके पेपर के लिए भी करने हैं। अ हाइपोथेटिकल प्लेनेट हैज अ मास ऑफ हाफ दैट ऑफ द अर्थ। तो आपको दे रखा है कि जो मास ऑफ प्लेनेट है, मास ऑफ प्लेनेट है वो अर्थ के मास का हाफ है, मतलब आधा है। तो एक तो ये कर लेना, ठीक है। फिर क्या देखा, रेडियस ट्वाइस है, एंड अ रेडियस ट्वाइस। तो रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ की ट्वाइस है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, ग्रेविटेशनल वो क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा प्लेनेट पे। तो देखो जी ऑफ प्लेनेट, जी, देन मास ऑफ प्लेनेट एंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, जी इज इक्वल टू GM/R²। ये फॉर्मूला है आपके पास, जी इज इक्वल टू GM/R²। इसको प्लेनेट के लिए लिखोगे तो PP लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब आगे और सॉल्व करो, जी का तो कुछ नहीं है, मास ऑफ प्लेनेट क्या है, मास ऑफ प्लेनेट जो है मास ऑफ अर्थ के हाफ के बराबर है, तो ये हाफ कर दो। और रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो उसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करो तो जी तो ये आ गया आपका, और ये हो गया मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 2 आ गया इनटू, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इसको 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, जी
मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर और इनटू सर कितना आ आपने जाएगा गलत ये? नहीं किया हाँ बोलो। सर, मेरे को समझ नहीं। हाँ सर, आ गया सर, आ गया सर, आ गया। बता दो दोबारा, हाँ। वो सॉल्व कर दो, दिक्कत नहीं। ना ना ठीक है, सर, आ गया सर। अब ये जो वैल्यू है जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है? जी ऑफ अर्थ है, तो अपन इसकी जगह जी ऑफ अर्थ लिख Yes, देते, sir. तो जी ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू क्या आएगा? जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो जी ऑफ अर्थ को इसने ओनली स्मॉल जी से बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल है वो तो जी ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? डी ऑप्शन सर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डी करेक्ट है। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। सर नेक्स्ट को भी बता दो आप। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ए है होगा ना आपका, सर इसका आंसर? हाँ बोलो, बताओ आंसर, ध्यान है? ए सर ए इसका आंसर आंसर, होगा ना? सर इसका आंसर पोल होगा ना? पोल सब होगा। पोल नहीं घूमेगा तो चुप हो जाए, मतलब लाइक पोल पे होगा तो घूमेगा ही नहीं ना, अनचेंज। नहीं, सर पहले पोल पे एक्चुअली अनचेंज होती है ना एक्चुअली पहले वेलोसिटी। आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, रोटेशन वाला फॉर्मूला। रोटेशन से जो इफेक्ट पड़ता है ना, ये वैसे आपके है नहीं सिलेबस में, बट आप देख लो कि रोटेशन से जो इफेक्ट पड़ेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या फॉर्मूला होता है बोलो? जी थीटा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कराया था ना आपको ये फॉर्मूला, ध्यान है? सर ये Yes, फॉर्मूला sir. आपने कराया था क्या? रोटेशन का मैंने डेरिवेशन करा रखा है ना पूरा, यस सर। रोटेशन के नोट्स भी दिए। अब जो थीटा है इक्वेटर के लिए, इक्वेटर पर जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0 0 होती है। डिग्री। जीरो तो डिग्री। इक्वेटर पर जो फॉर्मूला आएगा तो वो क्या आएगा? जी माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पोल के लिए लिखोगे तो पोल के लिए जो थीटा है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 ठीक है, डिग्री। तो आप जब जी ऑफ पोल लिखोगे रोटेशन की वजह से, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो जी ऑफ पोल इज इक्वल टू जी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ की रोटेशन हो रही है, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो पोल है, पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नहीं तो अगर पड़ेगा। वो रुक भी जाता है, स्टॉप भी हो जाता है, तो पोल पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगी? अनचेंज्ड रहेगी। आया समझ में? ये सर ठीक ऐसे है, क्वेश्चन स्कूल में भी आएंगे? नहीं ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, पर इससे पहले के जितने क्वेश्चन में सब करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले जितने भी करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान ये रखना। सर। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो ये क्वेश्चन डन हो गया है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है नेक्स्ट का। 20th क्वेश्चन करा है, क्या आंसर आ रहा है इसका? ये ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। सबने करा है, एंजल आपने भी 9.8 करा है? into 2। हम्म, सब सर करा मैंने था। नहीं किया। देखो इसमें दे रखा है इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना? देखो स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एग्जाम में आ सकते हैं सर डेंसिटी के क्वेश्चंस। नहीं, डेंसिटी का तो नहीं आएगा जहां तक मेरा सोचना है, बट फिर भी आप देख लो, आसान है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। स्मॉल जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ मास से जो अपन मास वॉल्यूम। लिखा जाएगा, मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। अब अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप अगर अपन मानते हैं, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला 3 होता पाई है आर 4 क्यूब। बाई 3 4 पाई बाई आर 3 क्यूब। पाई आर क्यूब। ठीक है, ये m हो गया। इस m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो आप, तो स्मॉल g इज इक्वल टू कितना जाएगा? g डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इस m की वैल्यू रखो कितनी आ रही है? रो इंटू 4/3 और पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया? 4/3 पाई जी। ठीक है, 4/3 पाई जी और रो और आर आ गया। तो ये स्मॉल जी आ गया आपके पास। अब ये कह रहे हैं देखो आर जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर आर कांस्टेंट है तो क्या आएगा? 4/3 पाई, है ना, जी और आर, ये तो सारी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पर क्या बचा आपका? इधर क्या बचेगा? सर रो। रो बचेगा, है ना? तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास? ये रो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको आ गया, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया सेकंड। अब ये क्या कह रहे हैं? कीपिंग इट्स रेडियस कांस्टेंट और डेंसिटी को डबल कर दिया जाए। तो मान लो पहले जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये g2 कर दो, इसको g1 कर दो, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आ गया? रो2 डिवाइड बाय रो1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप डेंसिटी क्या कर रहे हो? डबल कर रहे हो आप, तो डेंसिटी डबल कर रहे हो तो ट्वाइस ऑफ रो1 कर दो।
और ये रो 1 है, रो 1 से रो 1 कट जाएगा, तो G2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ G1 आ जाएगा, और ट्वाइस ऑफ G1 का सर मतलब क्या हो मैंने जाएगा, तो अलग तरीके से करा था। तो ट्वाइस ऑफ, इसका आंसर चेक कर लेते ना कौन सा क्वेश्चन है ये, 20, तो 20 का आ रहा है डी आपका ऑप्शन। 19.6, मल्टीप्लाई कर लो 2 into 9.81 कितना आ रहा ये है, सर 19.6 ये सर 19.6 मैंने आएगा। मैंने अब अलग तरीके से करा था। क्या अलग तरीका लगा दिया, सर मैंने इसमें किया था कि ये डेंसिटी और मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके फिर कर दिया था। नहीं तो डेंसिटी और मास को कैसे करोगे, पूछा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। नहीं सर, डेंसिटी डबल हुई तो मास भी डबल हो जाएगा, तो फिर यहाँ से स्मॉल जी भी डबल हो जाएगा। स्मॉल जी भी, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, बट मेथड ये है जो मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया है, इस तरह से करना है आपको, ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया, हो जाएगा, यस चले आगे, यस सर है ना। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, तो बड़े बेसिक बेसिक से है इनको, ये है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन अट्रैक्शन डी बिटवीन करेक्ट टू है। बॉडीज इज एफ न्यूटन इफ मास ऑफ ईच बॉडी एंड द डिस्टेंस, तो ये मैं बार बार आपसे कह भी रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज एफ न्यूटन इफ द मास ऑफ ईच बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर डबल, तो मतलब इनिशियल कंडीशन तो ये हो गई कि m1 मास था, m2 मास था, या अपन ऐसे करते हैं एक मिनट, ठीक है, तो इनिशियली अपन निकालते हैं कि भाई f1 लिख लेता हूं मैं, तो f1 इज इक्वल टू लिख दिया g m1 m2 एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये तो पहली इक्वेशन आ गई। अब सेकंड जो f2 कह रहे हैं, ये f2 के लिए कह रहे हैं कि मास को तो डबल कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ m1 कर दिया और इधर ट्वाइस ऑफ m2 कर दिया, तो मास को डबल कर दिया और रेडियस को भी डबल कर दिया, तो यानी इनके बीच की डिस्टेंस, सॉरी रेडियस नहीं डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, तो ट्वाइस सर ऑफ एफ r ही का आएगा स्क्वायर, आंसर, सर एफ आएगा आंसर। आंसर हाँ एफ ही एफ आएगा, आएगा। अभी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तो ये g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो इसमें से अलग कर लो, ये 2 2 जा 4 इधर आ जाएगा और नीचे से 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, f1 के, और f1 को इसने क्या बोला है, f बोला हुआ है, तो हमारे पास f2 भी कितना आ जाएगा, f आ जाएगा, तो कौन सा आंसर करेक्ट है अपना, जो है ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो ये तो करा था कि सर दिन में, किलोवाट आवर, यस सर करा था। सर किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? इन एनर्जी की, एनर्जी हाँ सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस सर। ठीक है, और वॉट किसकी यूनिट होती है सर? पावर। पावर, पावर हाँ सर। सर आज मेरी बहनों में इसलिए लड़ सर रहे थे ये उससे सब आप हम- बताओगे ना? सब बताओ, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है, इधर देखो, सर एग्जाम के, सर एग्जाम में फुल लाना चाहते हैं सर हम तीनों फिजिक्स में। फुल ही आना चाहिए यार, कभी नहीं, इतना पढ़ा, चलो रिवाइज कराऊंगा मैं सारा, कोई दिक्कत नहीं, देखो इसमें देखा सर लेटेस्ट सर से इसका तो F1 इज द बहुत सर इजी मैग्नीट्यूड बी, ऑफ द फोर्स, सर बी इज द आंसर, है। बी, ऑप्शन नंबर बी। बी सही है ना, अब तो आपको समझ में आ बिकॉज रही ऑफ है, एक्शन रिएक्शन लॉ। हाँ इट फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है, यानी आप जो रीजन है वो रीजन ये दे सकते हो। आगे है द वैल्यू ऑफ जी इज सर मैक्सिमम, इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए करेक्ट है एट द सर पोल ऑफ अर्थ, एट है ना, सर बी, एट हाँ तो ए आंसर, मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम कहाँ होगा, पोल पे होगा, ठीक है, रीजन क्या दोगे, कौन सा Yes, वाला sir. रीजन है ये, बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ, है ना, शेप ऑफ अर्थ वाला केस है ये? लेकिन सर पोल पे तो जी मतलब सर इक्वेटर पे होना चाहिए ना। हाँ सर मेरा भी यही था कि इक्वेटर पर होना चाहिए ना अरे सर। भाई, अगर आप पोल ये पे ही तो होगा बनाओगे, क्योंकि रेडियस कम होती है। शेप ऑफ अर्थ की वजह से होगा ना ये, तो शेप ऑफ अर्थ की वजह से, तो आपने ये Yes, वाली तो sir. इक्वेटर वाला, या आर ऑफ इक्वेटर हो गया, ये आर ऑफ पोल हो गया, तो आर ऑफ पोल जो है वो लेसर है आर ऑफ इक्वेटर से, और आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है ना, तो जो रेडियस जहाँ पर कम है वहां पर जी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो जी कहाँ पर ज्यादा होगा, Yes. पोल पे ज्यादा होगा, तो रीजन भी ध्यान रखना, ठीक है भाई, आया Yes, समझ में sir. क्वेश्चन में, यस है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सर इस रीजन क्वेश्चन करना में है अगर क्या? एग्जाम में आए सर, हाँ बोलो, सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसमें डायरेक्ट लिख दे 6 into 10 की पावर 24। डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट ही लिखना है तो डायरेक्ट आंसर है,
डायरेक्टली लिखना है आपको, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24, डायरेक्ट है तो इसमें कुछ नहीं है ना। 6 × 10⁻24 होता है मास ऑफ अर्थ। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। ऑप्शन नंबर सी। ये करा है आपने, 2 स्टार्स ऑफ मास Yes, m। sir. तो ये डेटा इसने ऐसे ही दे रखा है इतना सारा आपको डिस्गाइज करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही आएगा इसका? सी सी ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट करेक्ट है। है, ठीक है। कर लोगे ना चिन्मय वाला क्वेश्चन एंजल? सर इसमें भी एक्शन रिएक्शन ही होगा ना? हाँ वही वाला है, वही एक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ वाला है ना, हो जाएगा। बाकी Yes, इसमें sir. हाँ, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसके बाद है कुछ, 2 इसका आयरन ऑप्शन एंड नंबर डी वुडन बॉल्स करेक्ट है। आइडेंटिकल इन साइज। ये आइडेंटिकल इन साइज आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम, द टाइम टेकन। इसका क्या आंसर आएगा 26 का? बताओ 26 ऑप्शन का नंबर आंसर डी। डी आएगा। रीजन क्या सर दोगे? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सर D आएगा। ग्रेविटेशनल Yes, sir. एक्सेलरेशन इक्वल है दोनों की। हाँ Yes, नहीं, sir. रीजन सर इसमें आपको ये मैंने देना, पहले हाँ सोचा नहीं। रीजन, हाँ zero- बिल्कुल सही कह रहे हो एंजल। बट साथ में ये भी कह देना कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, जो डिपेंड नहीं करती है मास ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड ओके सर। नहीं करती है। नहीं तो करती। करके आप आंसर कर देना इसका। नेक्स्ट भी हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ द B, यूनिवर्सल sir, ग्रेविटेशन B. कांस्टेंट। बी सर करेक्ट ऑप्शन है, नंबर डज बी। नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। Yes, sir. ये भी कोई दिक्कत नहीं आई आपको 27 में। 28 देखो, सर ये 28 समझा। करा, हाँ 28 सर, करा ये है किसी ने? समझाओ सर। ये हाँ, दो सर। क्वेश्चन आईपीएचओ की बुक है मेरे 125 पास। डेज। हाँ ये आईपीएचओ की बुक है, उसमें से दिया था मैंने। तो इसको कैसे दोगे? देखो मुझे बताओ कि जो 1 ईयर होता है 365 डेज होते हैं अर्थ के, तो अपन जो ईयर में लेते हैं उसमें वो कैसे डिसाइड होता है? 365 डेज सर में क्या जब होता है? रिवॉल्यूशन होता है, अर्थ नंबर ऑफ अपना, एक सन रिवॉल्व होता हाँ है। अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा करती है। तो अर्थ जिस टाइम में अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती है वो उसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? टाइम टाइम पीरियड, ठीक है। पीरियड। तो सर यहाँ से आपको रोटेशन नहीं, पकड़ना है कि रिवॉल्यूशन। ये केपलर्स का थर्ड लॉ लगाना है यहाँ पर, T² इज प्रोपोर्शनल टू R³, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, Yes. तो T1 आपको दे रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, T1 आपको दे रखा है 1000 डेज। T1 दे रखा है 1000 डेज, ठीक है। और इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन इज मेड 1/4, तो इनिशियल जो डिस्टेंस है मान लो वो R1 है। इनिशियल डिस्टेंस क्या है? R1 है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अब अगर R2 जो है वो R1/4 कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए, तो ये T2 कितना हो जाएगा? ये बताना है आपको, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो देखो ध्यान से देखना आप। 250 होगा कॉल क्या पर समझा दो। सर? 250 होगा क्या इसका आंसर? वो अपन अभी करते हैं, 250 नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो 1 ईयर ऑन अ गिवन प्लेनेट, तो देखो 1 ईयर मतलब हो गया कि एक रोटेशन वो अपनी एक्सिस पर पूरा करता है, वो उसका 1 ईयर हो जाता है ना। तो और वो उसी को ही हम उसका टाइम पीरियड भी कहते हैं। तो मतलब अपन को टाइम पीरियड दिया हुआ है 1000 डेज। तो ये टाइम पीरियड दिया हुआ है 1000 डेज, जबकि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है? R1 है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है उसको 1/4 कर दिया जाए। तो 1/4 कर दिया अपन ने, R2 बराबर कितना हो गया? R1/4 हो गया। तो ये कह रहे हैं कि फिर ये जो टाइम पीरियड है, यानी कि वो 1 ईयर कितने डेज का होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 1 ईयर मतलब वो टाइम पीरियड है उसका, वो निकालना है आपको। ये आ गया एंजल समझ में क्वेश्चन? ये Yes, है ना। तो आप देखो T² इज प्रोपोर्शनल टू R³ होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर अब तो T, कर लेंगे। नहीं फिर भी T² इज इक्वल टू K/R³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। K क्या है? कांस्टेंट है। मैंने आपको Constant सिखाया है है। कि Yes, जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। अच्छा इसको मैं लिख दूं T2², तो T2² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? K और R2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं T1² लिखूं तो T1² बराबर क्या आ जाएगा? K और R1 का क्यूब आ जाएगा। अब इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन है T2² और ये आ गया आपका T1² और इज इक्वल टू K से K कट जाएगा, है ना। और R2 का क्यूब डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? R1 का क्यूब आ जाएगा, है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं कि भाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिख सकते हो आप R2 डिवाइड बाय R1 का क्यूब, ये क्यूब हो गया। और यहाँ पर ये आ गया आपका T1 का स्क्वायर। समझ में आया? अब स्क्वायर रूट जब आप लगाओगे तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो
ये आ जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2। 3/2 क्या है, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा दिया अपन ने, स्क्वायर Yes, रूट ले sir. लिया, और ये T1 का Yes, क्या है, sir. T1 ही आ जाएगा। अब क्या करना है, बस आपको वैल्यू रखनी है, तो पहले क्वेश्चन इतना बना लेना आप। अब R2 कितना है आपका, R2 बराबर क्या है, R1/4, तो R1/4 कर लो, ठीक है। और R1 तो R1 है ही सही आपका, R1 तो R1 है ही सही है, R1 लिख दिया आपने, ठीक है। और फिर आगे देखो, एक सेकेंड, चलो यहाँ पर आप रखोगे R2, तो R2 क्या हो गया, R1/4 हो गया, और नीचे R1 तो ऑलरेडी था ही, ऊपर कितना रखोगे, ये 3/2। फिर यहाँ पर कितना है T1, T1 कितना है आपके पास 1000, तो T1 कितना रखोगे 1000, तो इस R1 से R1 कट जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास 1/4 की पावर 3/2, और यहाँ पर आपके पास है 1000, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 4 को कैसे लिख सकते हो आप, 2⁻², Sir, 2 square. है ना, और ये 3/2 था इसका, यहाँ पर ये 3/2 आ गया, और ये into 1000 ये आ गया, तो इस 2 से 2 कट Sir, 2 जाएगा, से 2. 2 से 2 कट गया, तो 2 की Yes, पावर sir. 3, 2 और का 2 की, क्यूब 8. हाँ, तो 2 का क्यूब 1 यानी upon कितना आ 8. गया, 8 आ जाएगा, और ये 1000 आ जाएगा। तो ये डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास, 1000 125 upon 8. डेज। 125 days. days. तो ये जो आप ये दो Yes, sir. क्वेश्चन मैंने सिर्फ IPHO की बुक में से डाले थे, ठीक है। तो देखो कितना आंसर आ रहा है इसमें, 125 डेज आया समझ में, 125 days. हाँ, Yes, Yes, sir. sir. Yes. समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। इसका क्या होगा बेटा आंसर, ये तो मैंने सिखा रखा है आपको, इसका कैसे आंसर आएगा बताओ, इसका कैसे है, ये सन है और ये पोजीशंस दे रखी हैं आपको दो, एक पोजीशन तो ये दे रखी है, एक पोजीशन ये दे रखी है। Sir, तो V2 is greater than sir, V2 is greater than A is the answer. वेरी गुड, रीजन पता Sir, है कैसे आएगा? रीजन सर पता मेरे है को भी Sir, नहीं याद, क्योंकि सर एंजल मैंने बताओ। गलत करा था तो मेरे को आंसर याद रह गया इसका। अच्छा अच्छा, Sir, आंसर तो हमें भी याद है. कैसे एंजल बताओगी कैसे, कौन सर सा लॉ लग क्योंकि रहा है, रेडियस का स्क्वायर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नहीं सर, ओमेगा नहीं नहीं नहीं, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो आई ओमेगा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन Yes, sir. सिखाया था ना मैंने Yes आपको, sir, तो yes आई sir, प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा हो जाएगा, इनवर्स Yes, है ना, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा। ये कौन सा लो लगाया मैंने, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ही सिखा रखा है मैंने आपको। तो अगर मैं ये Yes, डिस्टेंस sir. जो है, ये डिस्टेंस R2 मान लूं और ये डिस्टेंस R1 मान लूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पर ज्यादा होगा, देखो R1 इज ग्रेटर देन R2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, I1 का या R2 I2 में का, ज्यादा होगा. हाँ I2 का. I2 का क्यों I2 का. ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr स्क्वायर होता है, R ज्यादा सर होगा, I1 का होगा। I1 का का ज्यादा ज्यादा होगा होगा. ना भाई, ठीक है। और इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो एंगुलर कम। वेलोसिटी कहाँ पर कम होगी, फर्स्ट वाले पर जो सर है वो I2 वेलोसिटी में। कम होगी, ठीक है। तो यानी एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पर ज्यादा है, बोलो, सेकंड वाले पॉइंट पे, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, और v इजिकल टू क्या होता है, ओमेगा r होता है, तो अगर ओमेगा ज्यादा है तो v भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कौन सा वाला आंसर आएगा, v2 इज ग्रेटर देन v1। समझ में आया नहीं आया बताओ, Yes, sir, आ आ गया. गया Yes, sir. sir. समझ में आ गया, समझ में, Yes sir. एंजल Yes, sir, आ आगे गया। बेटा, मुझे मालूम है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है पहले। चलो लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट सर, बचा है, 13। अपन फिनिश करेंगे इसको, ठीक है, अब रिजॉइन मत करना, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Sir, आप अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो रिजॉइन कर लेना, है ना। इसमें दे रखा है सर ये क्वेश्चन का वन आंसर आएगा सर इसका फर्स्ट। 30th का क्या ऑप्शन आंसर आ नंबर रहा है, ए करेक्ट है. 16 सर आ इंटू ऑप्शन गया नंबर सर, ए. ए, ये सही है ये वाला, 16 इंटू 10⁻20 सर आ कर गया दिया था आपने, ये। यस सर,